नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। ये कार्यक्रम प्रगति मैदान के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। दिल्ली में आयोजित मेगा फूड इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया 3 दिन का होगा। इसमें 80 से अधिक देशों के 1200 से अधिक प्रदर्शक और प्रतिभागी भाग लेंगे। मेगा फूड इवेंट में प्रधानमंत्री 1 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को कार्यशील पूंजी सहायता भी वितरित करेंगे और फूड स्ट्रीट का उद्घाटन भी करेंगे। विश्व अन्न पर विशेष फोकस होगा। दुनिया को समृद्ध भारतीय खाद्य संस्कृति को दिखाने के लिए कई मंडप स्थापित किए जाएंगे। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विभिन्न पहलुओं पर लगभग 50 संवाद सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी आज विधानसभा चुनाव से पहले अपना घोषणा पत्र लॉन्च करेगी। इसके लिए वरिष्ठ नेता अमित शाह मौजूद रहेंगे। वरिष्ठ नेता अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में विजय संकल्प महारैली भी करेंगे। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 20 विधानसभा सीटों पर 7 नवंबर को मतदान होगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मध्य प्रदेश के रीवा में चुनावी प्रचार करेंगे। इस दौरान नड्डा पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में 4 विधानसभाओं और 3 रोड शो के साथ संगठनात्मक बैठक में भाग लेंगे। छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण के चुनाव से पहले कांग्रेस के दिग्गज भी प्रचार में जुटे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज अभनपुर और चंद्रपुर में विशाल जनसभा करेंगे। बीजेपी ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए 35 प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी की है। लिस्ट में 4 पूर्व मंत्रियों के भी नाम हैं। पार्टी अब तक राज्य की 119 विधानसभा सीटों के लिए 88 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने तेलंगाना के कलवाकुर्ती में एक रैली में कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो सारा भ्रष्टाचार का धन बाहर निकाल लिया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग चुनाव में बाहुबल से निपटने में सक्षम है, लेकिन धन बल का इस्तेमाल और फर्जी खबरें उसके लिए चुनौतियां हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अनुसार निर्वाचन आयोग धनबल के इस्तेमाल को लेकर काफी गंभीर है और इस पर रोक लगाने के लिए सख्त कार्रवाई कर रहा है। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद से 5 चुनावी राज्यों में वर्ष 2018-19 के मुकाबले जब्ती में 1000% से अधिक की वृद्धि देखी गई है। इसमें सी विजिल ऐप सहित अन्य उपायों की खास भूमिका है। कैश फॉर क्वेरी मामले में आरोपों का सामना कर रही टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने आचार समिति के पैनल के चेयरमैन विनोद सोनकर पर उनसे निजी और अनैतिक सवाल पूछने का आरोप लगाया है। आचार समिति के अध्यक्ष विनोद सोनकर ने महुआ के आरोप को खारिज करते हुए कहा कि जवाब देने के बजाय वो क्रोधित हो गई और अध्यक्ष और समिति के लिए असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया। कमेटी बैठकर आगे की कार्रवाई तय करेगी। दिल्ली में आज भी प्रदूषण का असर बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। लोगों को अब सांस लेने में दिक्कत होने लगी है। विशेषज्ञों ने कहा है कि इससे बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल किया जाए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज दिल्ली के लोधी रोड इलाके में एक्यूआई 438, जहांगीरपुरी में 491, आरकेपुरम इलाके में 486 और आईजीआई एयरपोर्ट के आसपास 473 है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण का स्तर बढ़ने के कारण सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल अगले 2 दिनों तक बंद रहेंगे। बच्चों की ऑनलाइन कक्षाएं चलेंगी। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण में वृद्धि के बीच ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तीसरे चरण के तहत प्रतिबंधों को लागू करने का निर्देश है, जिसमें गैर जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ के काम पर रोक शामिल है। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में पेट्रोल से चलने वाले BS3 इंजन और डीजल से चलने वाले BS4 4 पहिया वाहनों के इस्तेमाल पर रोक लग गई है। दिल्ली के 300 किलोमीटर के अंदर प्रदूषण फैलाने वाली इंडस्ट्रियल यूनिट और थर्मल पावर प्लांट पर नजर रखी जाएगी और कार्रवाई भी हो सकती है। होटल और रेस्तरां के तंदूर में कोयले और लकड़ी के इस्तेमाल पर भी पूरी तरह से रोक लग गई है।
दिल्ली में प्रदूषण के चलते ग्रैब थ्री लागू होने के बाद दिल्ली मेट्रो ने अपने फेरे बढ़ा दिए हैं। डीएमआरसी ने बताया है कि पूरे नेटवर्क में 20 फेरे बढ़ाए गए हैं। नोएडा पुलिस की ओर से 10 साल पुराने डीजल वाहनों और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है। बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट वाले वाहनों पर भी एक्शन लिए जा रहे हैं। मुंबई में भी वायु प्रदूषण ने शहर को घेर लिया है। आज एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI मध्यम श्रेणी में है। सुबह पूरे शहर में धुंध देखी गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता बढ़ सकती है, जिससे बारिश होने की संभावना है, जिससे ठंड शुरू हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। इस दौरान प्रदेश में कहीं कहीं बारिश, हल्की बौछारें भी गिर सकती हैं। वहीं ऊपरी क्षेत्रों में हल्की बर्फ गिर सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 7 नवंबर से हिमाचल प्रदेश में मौसम फिर करवट बदल सकता है। इस दौरान भी प्रदेश में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। आने वाले दिन में राजधानी के तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है कि फिलहाल दिल्ली में बारिश की कोई आसार नहीं है, लेकिन ठंड में बढ़ोतरी होती रहेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य वार्तालाप हाशिए से केंद्र तक नामक कला प्रदर्शनी में मुख्य अतिथि होंगी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा भी मौजूद रहेंगे। फेस्टिवल सीजन में 10 नवंबर से नई दिल्ली से पटना के बीच गति शक्ति स्पेशल रेलगाड़ी चलाई जाएगी। ट्रेन नई दिल्ली से रात 11:45 पर चलेगी और अगले दिन दोपहर 3:50 पर पटना जंक्शन पहुंचेगी। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। समझकर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे 115 स्पेशल ट्रेन चलाएगा। इस समय 61 स्पेशल ट्रेन चल रही हैं। दिवाली और छठ के दौरान जल्द ही 55 और रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 47 और आनंद विहार स्टेशन पर 45 अतिरिक्त बुकिंग काउंटर स्थापित किए जाएंगे। यात्रियों की सहायता और मार्गदर्शन के लिए महत्वपूर्ण स्टेशन पर मे आई हेल्प यू बूथ चालू रहेंगे। रेलवे यह सुनिश्चित करेगा कि अंतिम समय में प्लेटफॉर्म में कोई बदलाव ना हो। अतिरिक्त भीड़ के मद्देनजर 1300 रेलवे सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक आज से भारत की 8 दिन की यात्रा पर आएंगे। भूटान नरेश असम और महाराष्ट्र का भी दौरा करेंगे। उनकी यात्रा दोनों देशों के संबंधों में नई ऊर्जा भरने का काम करेगी। भूटान नरेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा से दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करने और विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर साझेदारी को आगे बढ़ाने का अवसर उपलब्ध होगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारतीय मूल के तमिल समुदाय के उत्थान के प्रयासों में भारत हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा। श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के चौथे चरण के तहत 10,000 मकानों के शिलान्यास समारोह में उन्होंने ये बात कही। इस बार दीपावली पर एक बार फिर से अयोध्या में दीपोत्सव का नया रिकॉर्ड बनने की तैयारी हो रही है। 22 जनवरी को रामलला गर्भगृह में स्थापित हो जाएंगे। अयोध्या में मंदिर परिसर के पास पुलिस कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। कंट्रोल रूम राम जन्मभूमि परिसर के बेहद नजदीक होने से किसी भी परिस्थिति में फौरन कार्रवाई की जा सकेगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जानकारी दी है कि 5 नवंबर को अक्षत पूजा के लिए 100 क्विंटल चावल मंगवाया गया है, जिसे देश भर में राम भक्तों के बीच वितरित किया जाएगा। सरकार ने कीमतों को स्थिर करने के लिए इस महीने खुदरा बाजार में 1 लाख टन प्याज लाने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि कीमतों पर नियंत्रण के लिए खुदरा बाजार में हस्तक्षेप करना जरूरी है। केंद्र ने देश में कुछ बाजारों की पहचान की है जहां प्याज की आपूर्ति की जाएगी। दिल्ली में खुदरा बाजार में प्याज की औसत कीमत 70 से 80 रुपए प्रति किलोग्राम है। चालू खरीफ विपणन सत्र में 161 लाख टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है। किसानों को 35,571 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 108 लाख टन से अधिक चावल खरीदा जा चुका है। पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु से अधिक खरीदारी हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से खराब कर्ज को लेकर चिंता जताने के बीच ट्रांसयूनियन सिविल की एक रिपोर्ट में छोटे मूल्य के व्यक्तिगत कर्ज पर नजर रखने की जरूरत पर बल दिया गया है। रिजर्व बैंक के 19 कार्यालयों में 2,000 रुपए के नोट जमा या बदले जा सकते हैं। इस बीच 2,000 रुपए के नोटों को बदलने या जमा करने के लिए लंबी कतारें देखी जा रही है। 2,000 रुपए का नोट अपने खाते में जमा कराने के लिए अब आरबीआई कार्यालयों तक जाने की जरूरत नहीं है। किसी भी डाकघर के जरिए आरबीआई के इश्यू ऑफिस में इन्हें भेजकर अपने खाते में जमा किया जा सकता है। आरबीआई ने उन लोगों के लिए एक आसान विकल्प दिया है जो रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों से दूर रहते हैं। 2,000 रुपए का नोट जमा करने या समान मूल्य के अन्य नोट बदलने के लिए फिलहाल कोई समय सीमा नहीं है। अमेरिका के केंद्रीय बैंक ने नीतिगत ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। 22 सालों में दूसरी बार दरें अपने उच्चतम स्तर पर। उपराष्ट्रपति ने भारत G20 शासन और प्रौद्योगिकी के माध्यम से पर्यावरण अनुकूल भविष्य को सशक्त बनाना इस विषय पर कंपनी सचिवों के 51वें राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि कंपनी सचिव कॉरपोरेट प्रशासन के संरक्षक हैं और उन्हें प्रबंधन के उद्देश्यों से खुद को अलग कर नियमों के अनुपालन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और बुलेटिन में फिलहाल ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने 2 ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम NECP और EEFP लॉन्च किया। कहा कि ये पहल हमारे ऊर्जा परिवर्तन को आगे बढ़ाएंगी और अर्थव्यवस्था को विद्युतीकृत करने में मदद करेंगी। वित्त वर्ष 2028 तक भारतीय गेमिंग बाजार के 7.5 अरब डॉलर के राजस्व स्तर तक पहुंचने का अनुमान है। वहीं नवंबर 2022 में वित्त वर्ष 2027 इसके राजस्व में 8.6 बिलियन डॉलर की गिरावट का अनुमान था। भारतीय गेमिंग उद्योग ने FY23 में 3.1 बिलियन डॉलर का राजस्व कमाया। FY22 में डॉलर 2.6 बिलियन राजस्व था। इस साल 19% की वृद्धि दर्ज की गई है।
भारत निर्मित आईफोन शिपमेंट 2024 तक वैश्विक स्तर पर 20% बढ़ सकता है। इस साल एप्पल के वैश्विक आईफोन शिपमेंट में भारत में बने आईफोन की हिस्सेदारी 12 से 14% होने का अनुमान है। डीबी रियल्टी की अनुषंगी कंपनियों ने सिद्धिविनायक रियल्टीज प्राइवेट लिमिटेड में शेयर और डिबेंचर के रूप में अपनी पूरी हिस्सेदारी 376.18 करोड़ रुपए में रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड को बेच दी है। डीबी रियल्टी ने सिद्धिविनायक रियल्टीज में अपने सभी शेयर और डिबेंचर रिलायंस को बेचने के लिए 1 नवंबर को शेयर खरीद समझौता किया। चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरेक ने इजरायली सेना की हवाई बमबारी की निंदा करते हुए कहा कि इजरायल की कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रही है। चिली के राष्ट्रपति ने इजरायली बंधकों की रिहाई का आह्वान किया है और कहा है कि हमास द्वारा इजरायल पर 7 अक्टूबर को हुए 1400 लोगों की मौत का कारण बनने वाले हमले का तिरस्कार करते हैं। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने लंदन में एक कार्यक्रम के बाद कहा कि इजरायल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है और इसके लिए दिए जाने वाले समर्थन पर अमेरिका कोई शर्त नहीं लगाएगा। इजरायली सेना ने बताया है कि हमास के खिलाफ जारी संघर्ष में उन्होंने गाजा सिटी को पूरी तरह से घेर लिया है। सेना हमास के कई ठिकानों पर लगातार हमले कर रही है। इजरायल की सेना की ओर से हमास पर हमला लगातार बढ़ रहा है। कल एक बार फिर इजरायली सेना के टैंकों और तोपों ने गाजा पट्टी पर बेतहाशा बमबारी की। गाजा के साथ साथ वेस्ट बैंक में भी इजरायल की कार्रवाई जारी है। वेस्ट बैंक के जेनिन शहर में एक इजरायल छापेमारी के दौरान एक फिलिस्तीनी की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हुए हैं। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। मंत्रालय ने बताया कि छापेमारी के बाद 4 घायलों को जेनिन के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गाजा में स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि हमले 7 अक्टूबर से अब तक 9000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। वहीं इस पर संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों का कहना है कि गाजा की 23 लाख आबादी में से 14 लाख से अधिक लोग बेघर हो गए हैं। इजरायल और हमास संघर्ष के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज दूसरी बार इजरायल के दौरे पर तेल अवीव पहुंचेंगे। इससे पहले वे 12 अक्टूबर को इजरायल के दौरे पर गए थे। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और अब तक के हालात की जानकारी लेंगे। वेस्ट बैंक में 18 महीने से लगातार जारी हिंसा के बाद इजरायली बलों ने और भी सख्ती कर दी है। वो सैकड़ों गिरफ्तारियां की है और नियमित छापेमारी करते नजर आ रहे हैं। जर्मनी ने हमास का समर्थन करने वाले संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। जर्मनी की गृह मंत्री नैन्सी फेजर ने कहा कि इजरायल के खिलाफ लड़ रहे हमास का साथ देने वाले संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नैन्सी फेजर ने कहा, समिटॉन संगठन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है जो इजरायल और यहूदी के खिलाफ प्रचार प्रसार करता है। फेजर ने आगे कहा कि इस संगठन ने हमास का महिमा मंडन किया है और 7 अक्टूबर को हुए आतंकी हमले के बाद इस संगठन ने जश्न मनाया था। इजरायल पर हमास के 7 अक्टूबर के हमले के बाद बंदूक, पिस्तौल और रिवॉल्वर जैसे हथियारों के लाइसेंस के लिए इजरायली नागरिकों के 1,20,000 से अधिक नए आवेदन आए हैं। पाकिस्तान में आम चुनाव अब 8 फरवरी को होगा। इसकी घोषणा तब की गई जब चुनाव आयोग के अधिकारियों ने उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर राष्ट्रपति आरिफ अलवी से मुलाकात की। ब्रिटेन द्वारा आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शिखर सम्मेलन में वार्ता का नेतृत्व कर रहे प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भारत समेत 28 देशों के साथ हुए ब्लेचल घोषणा पत्र समझौते की सराहना की और इसे ऐतिहासिक बताया। भारत ने वनडे विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मुकाबले को टीम इंडिया ने श्रीलंका को 302 रन के बड़े अंतर से हराकर मुकाबला अपने नाम किया। कल वानखेड़े स्टेडियम में जीत के साथ ही रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया मौजूदा विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। एक तरफा मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 357 रन बनाए थे। जवाब में श्रीलंकाई टीम 55 रन पर सिमट गई।
इस मैच में भारतीय गेंदबाजों का दमदार प्रदर्शन देखने को मिला। भारत के लिए मोहम्मद शमी ने सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए। मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट अपने नाम किए। जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा को एक सफलता मिली। भारत के लिए शुभमन गिल ने दमदार पारी खेली। उन्होंने 92 गेंद पर 92 रन बनाए। अपनी पारी के दौरान उन्होंने 11 चौके और 2 छक्के लगाए। शुभमन गिल इस साल वनडे में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। गिल इस साल 12 बार 50+ स्कोर कर चुके हैं। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए टीटी न्यूज के साथ। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। विराट कोहली इस साल वनडे क्रिकेट में 1000 रन पूरे कर लिए हैं। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान ने श्रीलंका के खिलाफ 34 रन बनाकर यह आंकड़ा पार किया। श्रीलंका के खिलाफ मैच में श्रेयस अय्यर ने 82 रन की पारी खेली। अपनी पारी के दौरान उन्होंने विश्व कप 2023 का सबसे लंबा छक्का जड़ा। अपनी पारी के दौरान लगाए 6 छक्के। वनडे विश्व कप 2023 में आज अफगानिस्तान और नीदरलैंड्स की टीम आमने सामने होंगी। यह मुकाबला लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होगा। गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन जारी है। प्रतियोगिता में आज फुटबॉल, हॉकी, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स सहित कई अन्य स्पर्धाओं में खिलाड़ी दमखम दिखाते नजर आए। कड़ी प्रतियोगिता के बीच महाराष्ट्र की टीम 60 स्वर्ण पदक के साथ पहले स्थान पर काबिज है। वहीं सर्विसेज दूसरे स्थान पर, जबकि हरियाणा तीसरे स्थान पर काबिज है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में कोरिया को 5-0 से हराकर लगातार 5वीं जीत दर्ज कर ली। अब तक सभी मुकाबलों में जीत के बाद भारतीय टीम अंक तालिका में शीर्ष पर है। सर्बिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने पेरिस ओपन के पुरुष एकल स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पेरिस ओपन में रशियन टेनिस खिलाड़ी आंद्रे रुब्लेव ने प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। पेरिस ओपन में ही खेले गए एक अन्य प्री क्वार्टर फाइनल मैच में डेनमार्क के होल्गर रूने ने जर्मनी के डैनियल अल्टमायर को हरा दिया। ग्रीस के स्टेफानोस सित्सिपास और रूस के करेन खचानोव पेरिस ओपन के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आमने सामने होंगे। बॉलीवुड के मेगा सुपरस्टार शाहरुख खान के बर्थडे के मौके पर जवान को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया गया है। ऐसे में अब थिएटर के बाद लोग शाहरुख खान की जवान फिल्म का लुत्फ घर बैठकर भी उठा सकते हैं। कॉफी विद करण 8 के एपिसोड नंबर 2 में सनी देओल और बॉबी देओल एक साथ नजर आए। इस दौरान बॉबी ने इस बात का खुलासा किया है कि वह शाहरुख खान के बेटे आर्यन के सीरीज में काम कर रहे हैं। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण ने फाइटर की शूटिंग खत्म कर ली है। भारत की पहली एरियल एक्शन फिल्म फाइटर अब 25 जनवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। प्रियंका चोपड़ा ने मुंबई में एक ग्रैंड इवेंट के लिए हरे रंग की साड़ी पहनी और इस लुक ने सभी का दिल जीत लिया। लेकिन इस लुक से सबसे ज्यादा इंप्रेस्ड उनके पति निक जॉनस नजर आए। प्रियंका के लिए पोस्ट की इंस्टाग्राम स्टोरी। रामचरण अकादमी अभिनेता शाखा के सदस्य बने। RRR में साथ काम करने वाले जूनियर NTR भी हाल में अकादमी की अभिनेता शाखा का हिस्सा बने थे। कन्नड़ फिल्म गराडी का ट्रेलर हुआ लॉन्च। गराडी फिल्म का निर्देशन योगराज भट्ट ने किया है। 10 नवंबर को देगी सिनेमाघरों में ये फिल्म दस्तक।
तमिल सिनेमा के दिग्गज अभिनेता जूनियर बलैया का 70 साल की उम्र में निधन। हार्ट संबंधित समस्याओं के चलते हुआ उनका निधन। उनका असली नाम रघु बलैया था। ब्रिटिश रॉक लीजेंड बैंड डीप पर्पल बेंगलुरु में अपने कार्यक्रम से पहले गुरुग्राम में प्रस्तुति देंगे। 15 दिसंबर को होगा इनका ये कार्यक्रम। मशहूर हॉलीवुड अभिनेत्री एंजेलिना जोली ने युद्धग्रस्त गाजा में इजरायल के हवाई अभियान को आबादी पर जानबूझकर बमबारी और हत्या की संज्ञा दी। उन्होंने यूएनएचसीआर में विशेष दूत के रूप में काम किया है। हॉलीवुड की एक्शन एडवेंचर फिल्म इंडियाना जोन्स एंड द डायल ऑफ डेस्टिनी सिनेमाघरों के बाद 1 दिसंबर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हो रही है। हिंदी के अलावा अंग्रेजी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में ये फिल्म देखी जा सकती है। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।